अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। नताइज आ चुके हैं और इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद यकीनी तौर पे कोई ना कोई हुकूमत तो बननी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सर जोड़ के बैठे, वो कोशिश करते रहे, अभी भी कर रहे हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। लेकिन अब आज की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में जमात इस्लामी, जबकि वफाक में और इसके अलावा पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक करने का ऐलान कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के साथ मिलके यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे वफाक और पंजाब में, जबकि केपी में हम साथ देंगे जीआई का या फिर जमात इस्लामी उनका साथ देगी। जो भी सरकार आएगी उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होना इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करना। गंभीर माशी मसाइल में उलझे आम आदमी को हर आने वाली मुंतखब हुकूमत से उम्मीद होती है और वो हुकूमत उनको उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। और जहां 2018 से 2023 का अरसा मईशत को तारीखी तबाही के दहाने पर ले गया, तारीखी महंगाई से परेशान हाल लोगों को आने वाली हुकूमत का बेचैनी से इंतजार है और वो आस लगाए बैठे हैं कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाएगी। निगरान हुकूमतों का मुख्तसर दौर इस लिहाज से मुनफरिद समझा जाता है कि वो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर खुद को ज़मीनी हकायक में रख कर सोचते और फैसले करती हैं। निगरान वफाकी वजीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने एक इक्तसादी फोरम पर तशवीश जाहिर की है कि मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जे गैर पायदार सतह पर पहुंच गए हैं और हत्ता के सिर्फ सूद की मद में उनकी अदायगी नामुमकिन हद तक पहुंच चुकी है। और वजीर ख़जाना बुनियादी तौर पर माहिर माशियात हैं और इस हैसियत में कोई भी सोच उनसे मुख्तलिफ नहीं। ताहम निगरान वजीर ख़जाना होने की हैसियत से वो मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजों का इदराक भी रखते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि संजीदा कोशिशें मुल्क को माशी गर्दाब से निकाल सकती हैं। मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों की तारीख बताती है कि 1947 को शुरू होने वाला सफ़र 2023 तक पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 78,000 अरब रुपए से ज़ायद का मकरूज है, जिनमें से पाकिस्तान के सर बैरूनी कर्जे 36,861 अरब रुपए जबकि अंदरूनी कर्जे 41,139 रुपए हैं। स्टेट बैंक की अक्टूबर 2023 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का हर शहरी 2.5 लाख का मकरूज है। पाकिस्तान ने मार्च 2023 तक IMF को तकरीबन 7.488 बिलियन डॉलर का मकरूज है और अमेरिका में कायम इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब की जानिब से जारी करदा हालिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक चीन की जानिब से गुज़िश्ता 21 बरस में पाकिस्तान को 68 अरब डॉलर से ज़ायद फराहम किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2% रकम ऐसी थी जो इमदाद की सूरत में दी गई। नई आने वाली हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश होगा वो रवां माली साल बैरूनी कर्जों की मद में 25 मिलियन डॉलर्स कर्जों की अदायगी का सामना होगा, जो कि ज़र मुबादला के कुल मुल्की ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा आलमी मार्केट में पाकिस्तान के तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स अप्रैल में मैच्योर हो जाएंगे। इस अदायगी के मामले की मद में नादहिंदगी का खतरा तो जाहिर नहीं किया जा रहा, ताहम ये अदायगी मुल्क के ज़खायर पर काफ़ी भारी पड़ेगी, जो इस वक्त 8 मिलियन डॉलर के करीब है। यह मंजरनामा आने वाली हुकूमत को कदम रखते ही इक्तिसादी मुश्किलात के घेरे में लेता हुआ मालूम होता है। ऐसी सूरत हाल में IMF के साथ मामलात नागुज़ीर हो जाते हैं, मगर इसकी कीमत है जो महंगाई में इजाफे और मईशत पर मजीद बोझ की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगी। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिन्होंने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। IMF के सबसे बड़े मकरूज मुल्कों की बात की जाए तो उनमें अर्जेंटाइन, मिस्र, यूक्रेन और एक्वाडोर के बाद पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। एशियाई मुल्कों में IMF से हासिल करदा कर्जों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। इस वक्त पाकिस्तान जिन मुल्कों और आलमी इदारों का मकरूज है, इनमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक, पेरिस क्लब और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात सर फहरिस्त है। अगर रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की यानी शरह नमू की बात की जाए तो IMF ने 2% रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि इदारा शुमारियात की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में महंगाई की शरह 29.2% के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना तकरीबन 4.5 लाख के करीब बच्चे पाकिस्तानी
यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील होते हैं, यानी कि 4 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल हर यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की कुल मिला के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने इदारे हैं, वहाँ से मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में जॉब्स नहीं हैं। और जो भी आने वाली हुकूमत होती है या जो सियासी पार्टी होती है वो वादे तो करती है कि हम नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख देंगे, करोड़ देंगे। वो कहाँ से देंगे, सवाल तो ये पैदा होता है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हमने रखे हैं जी। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो भी आने वाली हुकूमत है उसके लिए क्या होगा, माशी चैलेंज होगा यकीनी तौर पर। और क्या आने वाली जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो 2 पार्टीज का अलायंस होता है, चाहे वो 3 का होता है, चाहे वो जो मेजॉरिटी में एक कोई पार्टी है और वो कोई छोटी मोटी 2 सीटों वाली पार्टीज और इंडिपेंडेंट कुछ मिला के बना लेते हैं, व्हाट्सएवर, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद खरल साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब और राना एहसान अफजल साहब। वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को जी। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं, 78,000 अरब रुपए का कर्जा, फाइनेंशियल मामलात, सर्कुलर डेथ, आप क्या समझते हैं कि जो भी आने वाली हुकूमत है वो क्या डिलीवर कर पाएगी इस फाइनेंशियल स्टेटस के साथ जो उनको मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो भी हुकूमत आएगी, ये फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है। और जो हुकूमत आएगी, इतने ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत लंबी एक फहरिस्त है। 2 तारीख की अगर हुकूमत आती तो वो भी चैलेंजेस इनको दूर कर लेती तो बहुत बड़ी बात। अब जिस तरीके से स्प्लिट मैंडेट आया है और एक तरफ जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वफाक में आजाद जो पीटीआई हमारे जाफता है वो आए हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टी की तो उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पीएमएल, वो अलहदा बात है कि वो अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करार दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पार्टी हैं और वो आजाद है। जबकि वो पार्टी ऐसी आजाद है कि यानी वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मौजूद है, रजिस्टर्ड भी है, उसके लोग कौमी और सूबाई असेंबली के अच्छा, इंतखाबात भी हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ऐसा खरल साहब, ये सियासी में उनकी हुकूमत भी बन रही है। अच्छा, सियासी जी एस्पेक्ट में ना हम लेटर ऑन आते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप क्या समझते हैं कि जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो क्या इस काबिल होगी, वो डिलीवर कर पाएगी, इनमें कैपेसिटी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आजमा लिया लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मल्टीपल टाइम्स आजमाया, नून लीग की चौथी बार होगी अगर आती है तो आप क्या समझते हैं, डू दे हैव कैपेसिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, किसी पार्टी में कैपेसिटी नहीं है इस मैंडेट के साथ। अच्छा, ठीक है। राना साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ और आप उनके कॉमर्स के उनके फॉर्मर कोऑर्डिनेटर रहे हैं, तो आपने उनको करीब से देखा है, उनकी डिसीजंस, उनकी एबिलिटी। आर यू 100% श्योर कि अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, लीड करते हैं, तो क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, या इवन मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमने मंशूर में सारे इन चैलेंजेस को इनको हाईलाइट भी किया है, हम इनको समझते भी हैं। और जो 16 महीने जो पीडीएम की हुकूमत थी, जिसको ऐसा पेंट किया जाता है कि जिसने महंगाई की, वो दर हकीकत उसने वो गन साफ किया जो पीटीआई की हुकूमत छोड़ के आई थी। और आईएमएफ के मुआहदे को बहाल करके हम गए, और उसके अंदर जो भी कह लें कि पॉलिटिकल कॉस्ट थी, हमने वो फैसले किए जो पॉलिटिकली डैमेजिंग थे लेकिन मुल्क के लिए बड़े ज़रूरी थे। तो हमें आइडिया है कि हमें आज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि हमें फौरी तौर पे फिल फौर बगैर किसी ताख़ीर के आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने डायरेक्शन दी कि क्या डायरेक्शन होगी अगली हुकूमत की। तो जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो हमें एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि 3 साला प्रोग्राम होता है, उसमें हमें दाखिल होना होगा, और उसमें वो होता ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए। ठीक तो है। आगे बिल्कुल इसमें कोई अच्छा, शक नहीं आपकी है जो कि आला वो क़यादत है फैसला तो वो करेगी, लेकिन आप भी नून लीग का हिस्सा है ना, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी शख्सियत है इस वक्त आपकी पार्टी में जो कि फाइनेंशियल चैलेंजेस को, माशी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हल भी कर सकती है? डार साहब हैं? देखें, दार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं फाइनेंस को, एहसन इकबाल साहब हैं, बड़े बेहतर तरीके से वो फाइनेंस इकोनॉमी को समझते हैं, और दीगर बहुत सारे लोग, बिलाल कियानी है, मैं खुद इकोनॉमिक टीम का हिस्सा रहा हूँ। तो बहुत हमारी तो जमात के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो माशी एक्सपर्ट हैं, जो मईशत को समझते हैं, इन चैलेंजेस को समझते हैं। अच्छा, आप आयशा अगर गौस समझते हैं, आपने कहा कि मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं, तो फिर इसका जवाब थोड़ा सा सादा अल्फाज में बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं वो 36,861 अरब रुपए हैं।
ये किस तरीके से, मतलब क्या पॉलिसी होगी? एक आम आदमी अगर पाकिस्तान का जानना चाहे कि जी हमारी आने वाली हुकूमत कैसे ये कर्जा उतारेगी, तो वो कैसे उतारेंगे? कोई पॉलिसी है, देखिए जामे देखिए पॉलिसी हमारी क्या हो? जो बैरूनी कर्जों की अदायगी है वो सालाना 20 अरब से 25 अरब डॉलर तक जो है वो के करीब बन जाती है। तो हमें सबसे पहला रास्ता तो आईएमएफ का है। जब आईएमएफ के आप प्रोग्राम में होंगे तो बाकी ममालिक भी, बाकी जो आईएफआईज हैं, जो बाकी मल्टीलैटरल्स बायलैटरल्स हैं, वो आपके साथ आगे चलेंगे। तो ये नंबर वन तो ये रास्ता है। दूसरा, डेफिनेटली आपको जो है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करना है ताकि नई डॉलर की रिक्वायरमेंट जो है वो ना बने। हमने अपने मंशूर में हाईलाइट किया है, दो ड्राइवर्स को हाईलाइट किया है, आईटी को किया है, एग्रीकल्चर को किया है। इन दोनों सेक्टर्स के जरिए हम समझते हैं कि हम जो डॉलर है उसको उसके उसकी उसको बढ़ा सकते हैं, इनफ्लो पाकिस्तान के अंदर, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर के जरिए हम कर सकते हैं। तो इनके ऊपर मुकम्मल प्लान हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम अगले 5 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह रिमिटेंसेस को बढ़ाने का प्लान है। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड जाते हैं, वो इतनी रिमिटेंसेस नहीं भेजते, तो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स हम लॉन्च करना चाहते हैं जहां से हम रिमिटेंसेस को बढ़ाएं। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हमने अपने मंशूर में भी हाईलाइट किए, जिनको हम अगर सिंगुलरली नहीं तो कोलिशन पार्टनर्स के साथ, मुशावरत के साथ उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपनी डॉलर्स को बढ़ाएं। बिल्कुल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन मैं समझता हूं कि पीडीएम की हुकूमत ने भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, और इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश होगी कि हम इसको मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे लेके जाएं, जहां महंगाई को हमने काबू करना लेकिन है, महंगाई की गुर्बत वजह से अवाम की चीखें निकल आई थी पीडीएम की हुकूमत के जाने के बाद तक। उसकी वजह है उसकी जी। उसकी वजह है ना जी। जब एक पीटीआई की हुकूमत आईएमएफ के मुआहदे को रद्द करके जाए, पेट्रोल उसने महंगा करना हो वो सस्ता कर जाए, गैस उसने महंगी करनी हो वो सस्ती कर जाए, बिजली महंगी करनी हो सस्ती कर जाए, तो फिर आपके खसारे बढ़ जाते हैं और आपको डॉलर की आप रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाते। तो हमने आके इन सारे चैलेंजेस को फेस किया जिसकी वजह से महंगाई आई। अगर हम ना फेस करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता और डॉलर पता नहीं कहाँ चला जाता। ये तो ठीक है। आईएमएफ का मुआहदा है जिसने इस डॉलर को स्टेबलाइज किया, और आज कुछ स्टेबिलिटी केयर टेकर निज़ाम में यही अगर हरकतें हम खान साहब वाली करके हम चले जाते तो मेरे ख्याल से केयर टेकर के दौर में ही मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जुल्फ़िकार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी ऐसी टीम है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिस पे ये अवाम रिलाई करेगी एंड दे शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म या हुकूमत या वज़ीर ख़जाना आते हैं तो वो डिलीवर कर पाएंगे, हमें इस मसले से बाहर निकाल के ही दम लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया में बताया। असल बात ये पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर बनाया है, अपनी टीम बनाई हुई है, इसके अंदर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि इस पूरी टीम को हैंडल करेंगे। उसमें आसिफ जरदारी साहब खुद भी हैं, नवीद कमर साहब हैं, सलीम मानवी वाला है और मुराद अली शाह साहब भी हैं, जो कि सारा इस चीज को देखेंगे। और पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क किया हुआ है, बट हम सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि लेट्स सी कि गवर्नमेंट किसकी बनती है और कि पीपल्स पार्टी का क्या रोल होता है। तो उस रोल को फिर डिटरमिन करके हम अपना एट्रीब्यूट करेंगे कि हमने किस तरह का आगे रोल प्ले करना है। और पीपल्स पार्टी इज नॉट रियली कीन टू कम इनटू गवर्नमेंट। वो डिपेंड करेगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाता और पीपल्स पार्टी को की सपोर्ट चाहते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी का किस किस्म का रोल होगा, तो फिर आगे जाके देखेंगे। और ये जितने हैं ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और खास तौर पे इकोनॉमिक चैलेंज जो है, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ मामलात का है, आईएमएफ को टेक केयर करने का है, इंटरनल ट्रेड डेफिसिट का है, करंट अकाउंट डेफिसिट का है, और फिर इंटरनली आपका टैक्स नेट बढ़ाने का है और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का। ये बहुत बड़े चैलेंज है, हम वो उतनी तो देर है, ये नहीं लेकिन कर सवाल सकेंगे। ये है कि आप लोग हल कैसे करेंगे इनको? अच्छा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी इज़ नॉट कीन टू मेक अ गवर्नमेंट या फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो अगर कीन नहीं है पीपल्स पार्टी तो फिर बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने बारह क्यों ऐसा कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनको हम साथ मिलाएंगे? फिर इलेक्शन से पहले, पीडीएम के बाद, पोस्ट पीडीएम एंड प्री इलेक्शन आप लोगों ने निश्तर बरसाए नून लीग पे तनकीद के, और उनके इवन मंशूर का मजाक उड़ाया। ज्यों इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आए वो कुछ और थे, अनएक्सपेक्टेड थे, फिर से सर जोड़ के बैठ गए। तो इक़्तिदार की जंग ही है ना सर, हुसूल इक़्तिदार, ख्वाहिश तो वही है। नहीं,
इख्तियार की जंग नहीं है। असल बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब वो इलेक्शन में होती हैं तो उनको अपना मंशूर के ऊपर और बात करनी होती है। पीपल्स पार्टी कर रही थी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहनत की। वो मेहनत इसीलिए कर रहे थे तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर कि हम मेजॉरिटी हासिल कर सके। बट हमें जितनी सीटें मिली हैं हमारे पास एक रीजनेबल नंबर है, बट हम किसी भी दूसरी पार्टी के साथ मिले बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकते, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो इसकी वजह से, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट हमारे साथ आ रहा है, हम कोई तगोदो नहीं कर रहे कि जबरदस्ती किसी को साथ जोड़ें। कोई खुद शामिल होना चाह रहा है तो उसको हम वेलकम कर रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी देख रही है, अपने रास्ते देख रही है, कॉज सियासत में अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए और मुखालफीन के साथ भी बातचीत करने चाहिए। बिकॉज अब मामला सियासत से हट के मुल्क का है और मुल्क बचाने के लिए आपको किसी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के फैसला करना होगा ताकि मामला को आगे लेके चले। अगर जिद की सियासत करनी हो तो फिर आपने देख ही लिया है कि जिद की सियासत से मुल्क का क्या नुकसान होता है। ठीक है, पीछे जो साल हुकूमत गई है, तो पॉइंट टेकन। असल बात ये जी, पीपल्स की लीडरशिप के अंदर भी पीपल्स पार्टी में एक लचक भी है, रवादारी इज्जत की सियासत भी चाहते हैं और ये भी समझते हैं कि मुल्क को आगे लेके चलने के लिए जिन पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलना है उनके साथ बैठ के कैसा एक अरेंजमेंट कर सकता है जो कि मुल्क को फायदा दे। अच्छा खरल साहब, आपने बातें सुनी हैं, सुन भी रही होंगे, जुल्फ़िकार साहब का मौक़िफ़ सुना, राना साहब का। क्या ये वाकई अगर ये बात है कि मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और सलामती के लिए अगर ये पार्टीज़ इकट्ठी होती हैं, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिल के बैठ के कहे ठीक है जी, आपके नंबर हमसे ज़्यादा हैं, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को एक तरफ रख देते हैं, तो वो कहेंगे जी आपके नंबर हमसे ज़्यादा हैं, हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं, बाकी भी जो कुछ छोटी पार्टीज हैं उनको मिलाएं, चलें जी गवर्नमेंट बनाएं, जो मिनिस्टर, जो वजीर, जो वजीर आजम, जो वजीर आला आप कहते हैं वो आपके मुताबिक होगा, हम मुल्क की खातिर आपके साथ हैं। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप देखें ना कि जो सूरत चल रही है, जो सामने चीजें आ रही, हम उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये चीजें सामने आ गई कि पीपल्स पार्टी जो है उसको सीईसी के 2 इजलासों के हवाले से जो सामने चीजें लाई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं, लोगों को बताई जा रही हैं, भाव बढ़ाने के लिए, किसके लिए आप समझ गए होंगे, वो उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठें और हुकूमत में आपको नहीं आना चाहिए। इससे पहले जब जरदारी साहब और बिलावल साहब की शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में जब बिलावल हाउस में मुलाकात हुई, तो उस पर जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमारी सीईसी के मुताबिक बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, तो हम सीईसी में बैठकर बात करेंगे। और ये एलानिया पहला आया था कि वसी तर मफाद की खातर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में सियासी जो इत्तेहाद या हुकूमती इत्तेहाद है वो बनाएगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानब से ये डिमांड आ गई जो कि जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि इखलाक रसूल तो है नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब की अगर वजारत उज़्मा नून लीग ने लेनी है तो फिर पंजाब की वजारत आला हमें दे दी जाए। अच्छा, उस पर भी ये हुआ कि ना पंजाब तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीएमएल है तो उसका हक बनता है। तो ये किस तरह आप मतलब ये जस्टिफाई बात कर रहे हैं? सीनियर मिनिस्ट्री आपको देते हैं और मिनिस्ट्रीज आपको देते हैं, गवर्नरी भी में भी आपको मिल जाए, लेकिन ये है कि आपको पंजाब का वज़ीर आला बना मांगना ही आपका मामला जो है चीज है गलत है, जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार बैठे हुए हैं और वो आपकी शर्त उन्होंने रखी हुई है अभी तक की जो मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो और उनके जो करीबी साथी हैं, जो बयानिए वाले उनके पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं कि हमें जो वोट मिला है या पीपल्स पार्टी की कम से कम पंजाब में अगर रिवाइवल हुई है, जो उसने सीटें ली हैं, यानी मुल्तान जैसे से जिले से भी 3 सीटें एक ही खानदान में मिल ली, वो अलहदा बात है, सही है या गलत है वो तो बात की चीजें। लेकिन इस तरह और भी साउथ पंजाब से या राजा परवेज अख्तर की या सूबाई से कुछ सीटें एक आध जो अगर आई हैं, छोटी मोटी जो थोड़ी आई हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो मेन लोगों जो पीपल्स पार्टी की जो जिंदा हुई है वो बिलावल भुट्टो का एंटी यानी सिस्टम के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ यानी उसकी वजह से लोगों ने वोट दिए। सिस्टम को उन्होंने वजात की है, यानी कि पीएमएलएन की बात होती है कि ये जो सिस्टम है पीएमएलएन इसकी बात की है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप साथ बैठेंगे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और आपकी जो पार्टी है वो जो बड़ी मुश्किल से रिवाइव हुई है वो बहुत शायद पीछे चली जाए
और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब के जो सीनियर जो लोग हैं, जो बशीरान है या मियां जवेद साहब की बात कर लें, और भी कुछ लोग जो हैं वो भी जो ओपनली चीजें कुछ है, कुछ वैसे जो हमारी बात हुई है, कुछ बातें इधर से आ रही हैं, उसमें यह है कि वो मशवरे ये दे रहे हैं कि मियां साहब या नून लीग को अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब जो पॉलिटिकल अलाइंसेस, पॉसिबल अलाइंसेस हैं, या फिर जो अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, इस पर ये बात करेंगे सियासी जोड़ तौर पे। खरल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके रोल को आप कैसे देख रहे हैं? पूरे मुल्क की निगाहें मरकूज थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब। एक काम था, एक मैंडेट दिया हुआ था उसको सरकार ने कि आपने इलेक्शन कराना है और रिजल्ट्स देने हैं कंपाइल करके। अब तक वो क्यों नहीं दे सके, अनाउंस क्यों नहीं कर सके ऑफिशियली, और जो थे उन्होंने फॉर्म चढ़ाए थे वेबसाइट से वो भी हटा दिए? देखिए, मामला ये है कि जो आप अगर छोटे हम भी देखते थे जब हॉकी का मैच, तो उसके अंदर स्क्रीन पे और कमेंटेटर जो है ना, वो ज्यादातर जो हमारे कानों में आवाजें गूंजती थी, ये सुनाई देती थी ना, कि बॉल जो है गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और फिर बॉल जो है वो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और फिर गोल हुआ फायदौसी के साथ। बता हुआ ये है कि जब एक तो इलेक्शन के नतायज जो है, इन्होंने कहा कि पहले आरटीएस का गलत था, आरएमएस गलत था, और ईएमएस जो सिस्टम है ना, ये तो फुल प्रूफ है, और ये नेट सर्विस नहीं भी होगी तो ये फॉर्म चेंज भी नहीं होगा, लॉक हो जाएगा और ये डिलीवर भी हो जाएगा। और अगर वो भी ना हुआ तो फिर मैनुअली कर लेगा स्टाफ। हाँ जी, उन्होंने कहा अगर वो ऑफलाइन ना काम किया तो मैनुअली काम हो जाएगा, फौरी तौर पे कंपाइल हो जाएगा रिजल्ट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ का ऑफिस कितनी देर है, कितने 100 घंटों की मुसाफत है, जाहिर है 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 बजे की डेडलाइन भी थी। अब हुआ क्या है, गेम क्या चल रही है, जो इलेक्शन है, यानी एग्जांपल एक छोटी सी मैं देता हूँ क्योंकि बात लॉजिक के साथ करें। अब जैसे चकवाल का रिजल्ट है, याद मीर साहब, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सारे जो है ज्यादातर जो तादाद है, बल्कि अक्सरियत थी, वो 3-4 घंटे आरओ ऑफिस के बाहर फॉर्म 45 जमा कराने के लिए खड़े रहे, लाइनों टटरते रहे। लेकिन उसके बाद उनको तो अंदर नहीं बुलाया गया, ना उनसे फॉर्म 45 लिए गए, लेकिन अचानक पता चला कि 47 फॉर्म जारी कर दिया गया है, जो कि कंसोलिडेशन उन फॉर्म की बाद जारी होना था, और वो जारी हो गया और वो वेबसाइट पे भी आ गया, और उसके मुताबिक ये है कि उनको जो है शिकस्त दिखा दी गई, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहां से अपडेट किसने कर दी है। अच्छा, दूसरी बात, यानी एक तरफ सिस्टम बैठा हुआ है और दूसरी तरफ सिस्टम इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा उसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं कि 265 में से 264 चलो हिस्सों का तो आ गया ना रिजल्ट, बाकी सूबाई का भी आ गया, और कितने 72 घंटों में, 24 में और कितनी देर में आया, वो भी चले ठीक है, आ गया। अब उसके आगे वारदात क्या हो रही, वारदात ये हो रही है कि कौमी और सूबाई असम्बली की सिर्फ लाहौर के 14 हल्कों के आप वोट मिलाएंगे तो उनको रिकनसाइल करेंगे तो 30 सूबाई हल्के और 14 ऊपर जो कौमी हल्के हैं, उनके वोटों में 1.5 लाख से ज्यादा का फर्क आ जाएगा। इसको भी छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब के अन्य 130 के एक हल्के का कंपैरिजन कर लें। मैं जो डॉक्यूमेंट्स की बनी है मेरे पास मौजूद है, जो इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, आरओ ने जो जारी की है फॉर्म 47, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 45 फॉर्म को भी छोड़ दें, उसके मुताबिक 2 जो सूबाई असम्बली की नवाज शरीफ साहब की सीटें हैं, उनके वोट कुल मिलाएं, और जो नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के से वोट है वो 3,05,707 है, और 2 सूबाई हल्कों के जो वोट है उनको काउंट करें इनके आरओ के फॉर्म के मुताबिक 47 के मुताबिक, तो वो 2.25 लाख के करीब बनते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि वो 1 लाख से ज्यादा या 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो डिफरेंस कैसे आ गया। फिर फॉर्म 47 एक में 2,94,000 और 47 वोट है दुरुस्त डाले गए, और जो टोटल डाले गए वो 2,93,000 समथिंग है, यानी 100 से 102 नंबर मिल गए उनमें से, उसको भी छोड़ दें। फिर दूसरा फॉर्म जो मीडिया की तरकीब के बाद एक और नमूने का आ गया, उसके अंदर जो है वो 3 लाख वोट जो दिखा दिए गए 5,717, पहले में 48% जो है परसेंटेज है, 48.44। दूसरे फॉर्म के अंदर 52 कुछ परसेंट हो गई, सूबाई में नीचे 40% परसेंटेज है, यानी एक ही जो हल्का है उसके सिर्फ मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, यार्ड स्टिक आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ये जो अब क्या हो रहा है, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली मैंने क्यों बात की, अब ये है कि ये पूरा जो फैसल वाडा ने कहा था ना कि ये फॉर्म 45 जो है ये आलू छोले खाएं, इसमें वो आलू छोले हम खाएंगे उसमें, वो इसलिए कि पहले आपने पता है जो पिटीशन के। अच्छा, खरल साहब, कतल कलामी की माजरत, सबसे बड़े सियासी नजूमी वैसे वाडा साहब साबित हुए? नहीं, सियासी नजूमी नहीं उसको आप कह सकते, वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात करते हैं।
ऐसी बात जो है हवाई बात नहीं होती, और उसको बात हो रही है। पहले भी जो बातें की, कई प्लान है ना, मनसूबा बना है। वो सर हम तो सादा अल्फाज में ऐसे ही होना, बयान कर मनसूबा सकते लीक हैं हो ना, जाता है। हम तो सादा अल्फाज में, नन्ही सी जान है सर, हम सादा अल्फाज में ऐसे ही बयान कर सकते हैं। चले बाल उनको कोई भुनक पड़ी होगी ना, क्योंकि वो बात को ख्वाब तो नहीं सुनाया ना उन्होंने मंजूर खान की तरह, हाँ जी। उन्होंने बताया कि ये होगा, और 5-7 में फेज सेविंग के लिए मे भी कोई रिजल्ट आ भी जाए लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। अब मामला, छोटी सी बात जी, मैं इसको करता हूँ कंक्लूड। जी जी। अब मामला ये है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाईकोर्ट में 20 स्टेइंग पिटिशनें, सिंध हाईकोर्ट में गई, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बाकी पेशावर में या बलूचिस्तान में, अब वहां पे क्या हुआ कि उनको कहा गया इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कि आप जो है, चूंकि अभी उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन नहीं हुए, तो लिहाजा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आप जाए रिटर्निंग अफसर से रजू करें। रिटर्निंग अफसर के पास जब वो गए, ठीक है, तो रिटर्निंग अफसर जो बाद में समझिएगा, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, रिटर्निंग अफसर के पास जब वो पहुंचे हैं, तो साथ ही आपने देखा कि बम्पर तरीके से धड़ाधड़ स्पीड से सारे उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी होने शुरू हो गए। अब नोटिफिकेशन जब जारी होने शुरू हो गए हैं, तो रिटर्निंग अफसर कहेंगे क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अब नोटिफाई हो चुका है वो हल्के का रिजल्ट, अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ट्रिब्यूनल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आप उससे रजू करें। जब उसके पास जाएंगे तो वो फिर केस वहां पे सुनेगा, 1 महीना लगाए, साल लगाए, 10 महीने लगाए, ठीक है, उतनी देर ठीक है, पॉइंट टेकन। उसके बाद वो फैसला आएगा, उसके बाद हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल बनेंगे, जजेस के जो सरबराही में, वहां पे जाएंगे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, ठीक है, ठीक है, ठीक गोल हो गया है, जो हो गया है ना, अब इसको चेंज नहीं होगा। ये तो यही ठीक है जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन। राना साहब, क्या आपकी पार्टी अभी सर जोड़ के बैठी है? उन्होंने सोचा है कि लम्हा फिक्रिया है क्या नून लीग के लिए, कि क्या हुआ अचानक से? बड़े मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप लोगों ने जो इश्तिहारात भी दिए थे इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान में एक हर लेवल पर डिस्कशन भी जारी थी कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और शायद प्रेसिडेंट जो होंगे वो पीपल्स पार्टी से होंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ नून लीग के साथ? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनका नंबर सबसे ज़्यादा आ गया? पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ माजी में 1997 में, बट वो सिचुएशन कुछ और थी, मामलात कुछ और थे। पीपल्स पार्टी ने फिर भी सिंध को कम से कम होल्ड करके रखा, वहाँ पे उनकी पोजीशन हमेशा से मोस्टली रही है। आप तो सर पंजाब आपका गढ़ था नून लीग का। देखें, पंजाब में तो हम सिंपल मेजॉरिटी अचीव कर चुके हैं, और पंजाब में पीएमएलएन ऑन इट्स ओन हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जेयूआई के साथ बातचीत है हुकूमत बनाने के लिए, और वफाक में भी जो है पीएमएलएन हुकूमत बनाने जा रही है, कोalition हुकूमत बनने जा रही है। तो पीएमएलएन तो इंडिपेंडेंट्स को माइनस कर दें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और देखें, बात यह है कि बिल्कुल उसमें होंगे पीटीआई बैक्ड लोग, लेकिन वो इंडिपेंडेंट्स हैं, बहरहाल कानूनी हैसियत उनकी इंडिपेंडेंट्स की है। तो हम समझते हैं कि जहां हमें कहीं सेटबैक्स आए, कुछ जगहों पे फैसलाबाद में आया, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, पार्टी उसको इंटरनली स्टडी भी करेगी और अगली दफा उन कमी कुताहियों को पूरा करेगी। बहरहाल पीएमएलएन वफाक में, बलूचिस्तान में, पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है, और जो कह रहे थे कि बहुत पॉपुलर है, वो केपी के हद तक महदूद है। बाकी अगर वो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो कोशिश करें, वफाक के लिए करें, अच्छा, कोई पाकिस्तान उनको तहरीक रुकावट नहीं। इंसाफ ने वहदतुल मुस्लिमीन के साथ सर कर लिया है, एमडब्ल्यूएम के साथ अलायंस वफाक और पंजाब के लिए, और जी वो जी, केपी में जा रहे हैं जीआई के साथ, जमात इस्लामी के साथ। अच्छी अच्छी बात है जी, ये उनका राइट है, करें वो बिल्कुल। आप समझते हैं हुकूमत बना लेंगे वो? देखिए, ये तो अब आगे पता चलेगा। केपी में अगर ये तो इंडिपेंडेंट्स की, कितने इंडिपेंडेंट्स जाते हैं, कितने इंडिपेंडेंट्स इकट्ठे रहते हैं, ये अच्छा, तो ये अभी बताइए, अगर अगर इंडिपेंडेंट जो हैं वो अगर फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट, इतने नंबर्स आ जाते हैं कि उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाती हैं, स्पेशल सीट्स भी मिल जाती हैं, तो उसके बाद क्या आप आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं? नहीं, देखिए, इंडिपेंडेंट्स को तो रिजर्व सीट्स नहीं मिलती हैं। अगर वो पार्टी में शामिल होकर इंडिपेंडेंट्स, करेंगे ना सर, वो जैसे उन्होंने 2 पार्टी से अलायंस किया, मकसद तो यही है ना, रिजर्व सीट्स हासिल करना। जी, अगर वो किसी पार्टी, तो बिल्कुल देखें, ये तो कोई जमहूरी हक है उनका कि वो अपनी काविश करें, कोशिश करें। अगर वो नंबर गेम अपनी पूरी कर लेंगे तो वो हुकूमत बना लेंगे। ये तो आज शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि अगर वो बनाना चाहते हैं, वो अपनी काविश करें। हमने अपना लाएमल आगे पेश कर दिया, और हमने दावत दी है सारे इंडिपेंडेंट्स को कि वो हमें भी ज्वाइन करें। ठीक है।
जुल्फ़िकार साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो कह रही है, ओपनली कह रही है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, तो अब आप क्या, जरदारी साहब तो मशहूर हैं और उनकी वजह शोहरत भी है कि सियासी जोड़ तोड़ में वो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो क्या आप, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि 30 से 35 इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो क्या आप तोड़ पाएंगे उनको? असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो खुद अपनी मर्जी से पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होना चाहेगा और उसको हम जरूर शामिल करेंगे, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। और अभी आप ये जो इलेक्शन की बात कर रहे थे कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो किसी पार्टी के साथ अलायंस करके या जोड़ के अपना, असल बात ये है कि ये इसका इनको रिजर्व सीट्स का फायदा नहीं होना। बिकॉज रिजर्व सीट्स का फायदा तब होता है जब इनके तमाम लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराए हों। तो ये जिस पार्टी के साथ जा रहे हैं या पीटीआई के अपने इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स के तो नॉमिनेशन होते ही नहीं, तो पीछे लोगों के है ही नहीं, तो इसका फायदा भी पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को ही होगा। बिकॉज वो जो रिजर्व सीट्स हैं उन्हीं की आएंगी। तो जुल्फ़िकार और साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ बल्ला इंतखाबी निशान नहीं मिला था, पार्टी तो एग्जिस्ट करती है हमारी, सिर्फ इंतखाबात में निशान बल्ला नहीं था, लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उनको तो टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, तो वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है? देखिए उसके लिए जो टेक्निकल कानूनी मामला है ना, वो पीटीआई के अगर किसी को कैंडिडेट को निशान नहीं मिला तो पीटीआई के नाम पे जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं रिजर्व सीट्स के लिए, उन्हीं के जमा हो सकते हैं जिसको अलाउ किया होगा। क्योंकि पीटीआई के नॉर्मल कैंडिडेट्स को निशान नहीं मिला, पीटीआई की पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उनका कोई लिस्ट है ही नहीं रिजर्व सीट की। तो इस वजह से जिस पार्टी के साथ ये अलायंस करेंगे तो उनके लोगों ने, क्योंकि उन पार्टियों को ये पता ही नहीं था कि कल को इस तरह का मामला हो जाएगा, तो उनके लोगों ने रिजर्व सीट्स के कागजात जमा ही नहीं कराए। बिकॉज रिजर्व सीट के लिए इंडिपेंडेंट के कागजात जमा नहीं होते, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जिन लोगों का नाम लिस्ट में भेजती है उन्हीं लोगों के कागजात जमा होते हैं, उसके अलावा किसी के नहीं होते। तो ये एक कानूनी पहलू है, इसकी वजह से जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा और इसका फायदा पीपल्स पार्टी ठीक और है, आप ये कह रहे पीएमएलएन हैं कि को अगर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलायंस कर लेते हैं किसी एक छोटी पार्टी के साथ, तो रिजर्व सीट्स वो हासिल फिर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है? ऐसे ही है, ये ठीक है। मैंने कानूनी बात आपको। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी पंजाब में, चूंकि बिलावल साहब ने बहुत जलसे किए, बड़े एक्टिव थे और मीडिया में भी उनको बड़ा सराहा गया, और ये भी डिस्कस किया जा रहा था कि उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली कैंपेन्स की हैं इलेक्शन से पहले, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पंजाब में रिजल्ट, क्या वही आया? देखिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट, उसके बरक्स रिजल्ट आया। बिकॉज मेहनत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी की, लोग अवाम ग्राउंड पे कंडीशंस ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे इस मुल्क में 1990 में इलेक्शन हुए, 97 में हुए, फिर 2013 में 18 में हुए, उस तरह का एक और इलेक्शन अगर सामने आ गया है और पीपल्स पार्टी को ग्राउंड पे साफ करने की कोशिश की गई है और इंतखाबी तौर पे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो तो पीपल्स पार्टी पहले से जानती थी कि इस तरह का कोई ना कोई मामला होगा। तो इस वजह से, लेकिन हमने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, तो हमने उस चीज को अभी छोड़ा है। अभी हम कहते हैं कि निजाम आगे चलना चाहिए और हम लोग को इतने ख्वाह नहीं है कि हुकूमत में आके बैठे। जो भी हुकूमत मेजॉरिटी नंबर्स रख के बैठा है दो पार्टियों के सर पास, अगर नहीं है हमारे तो से फ़ौरन से पहले का इलेक्शंस के नंबर बाद फिर लाहौर में जो मुलाकात हुई है नून की आला क़यादत के साथ। अच्छा खैर, ये बताइए कि हाफिज़ नईम साहब ने जो कहा है कि मैं अपनी सीट नहीं लेता, धांधली हुई है, उस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ आपका? मैं समझता हूँ उनका मॉरल डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। अगर वो हार गए थे और उनको जबरदस्ती जिताया गया, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हारे हैं तो उनको जिताया गया, वो अब कहते हैं कि जी हम तो खुद ही जीत रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है। हाफिज नईम साहब का मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे एक अच्छा फैसला है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी ठीक है जी, पॉइंट टेकन जी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक जी। राना साहब, बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जैसा कि हम बात कर रहे थे शुरू में कि अगर तो ये जमहूरियत को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलते हैं, तो पीपल्स पार्टी को असूलन कहना चाहिए हमारी वोट्स आपसे कम है, सीट्स
हमारे पास आपसे कम है, तो हमें ना कोई वजारत चाहिए और ना कोई ओहदा चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, वज़ीर आज़म को सपोर्ट करेंगे। ऐसा पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया आज। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान खपे और इसके अलावा हमें कोई वजारत नहीं चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो भी वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी वेरी काइंड ऑफ बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे इस ऑफ़र को, लेकिन हमारा तो ख़्याल है कि अच्छा, अभी आप कोalition को स्टडी करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते फ़ौरन? जी, बिल्कुल, देखें हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि कोalition तभी कामयाब होती है अगर हर जमात उसका हिस्सा बने ठीक है। और अपना जो है उसमें हिस्सा डाले भी और बने भी। अगर उन्होंने हमायत का ऐलान किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर इस तरह आगे बढ़ते हुए मेरे ख़्याल से ये कब तक हमायत रहेगी? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखना, क्योंकि आपने एक मेजॉरिटी रिटेन करनी है, 172 का नंबर रिटेन करना है हर स्टेप पे। तो ये किस तरह मुमकिन होगा, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें सवालात हैं। तो हमारी जो क़यादत है अभी इसको ज़रूर इसको के ऊपर गौर व फ़िक्र करेगी और फिर बिलावल साहब से और ज़रदारी साहब से राब्ता करके कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। बहरहाल ठीक एक है। अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है। तो देखते हैं इसके ठीक ऊपर है, क्या जी रद्द पॉइंट एकदम। हमारी जुल्फ़िकार लीडरशिप साहब, की। आप क्या समझते हैं? अगर आपको तो पता है सहाफ़त में शक तो सबसे पहले आता ही है, रिपोर्टर हो या चाहे वो एंकर हो जो प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये खबर सुनने के बाद मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रियलाइज़ कर ली है ग्राउंड रियलिटी, और ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए कि जो मामलात हैं इस वक्त आवाम को डिलीवर करना बहुत मुश्किल है, तो ये लकीली उनकी सीट्स, आपकी सीट्स नून लीग से कुछ कम आई, तो फिर आपने शुक्र किया कि अच्छी बात है कि हमारे गले तो ये मामलात नहीं पड़ेंगे, जो भी आएगी ज़िम्मेदारी वो आएगी नून लीग पे, चूँकि आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं पीडीएम के दौर में। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, असल बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले, क्योंकि नहीं मिली। और हमारे से पहले पीएमएलएन और उसके अलावा फिर पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। तो ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी है कि मैं तो आपको पहले भी इसी प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वी आर नॉट रियली कीन टू बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने पहले भी अर्ज किया था और अभी दोबारा भी आपको यही बात कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से ये स्टांस रखते थे कि अगर हमें मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो विल सिट इन द ऑपोजिशन, बट फॉर द सेक ऑफ कंट्री अगर कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में और वो समझती है कि वो अच्छा सॉरी, हमारे यहाँ पे वोटों से सवाल है, उनकी यहाँ पे हुकूमत। सवाल है। अगर आप वजीर आजम को वोट देंगे तो फिर तो आप हुकूमत का हिस्सा होंगे, ऐसा ही है। अगर आप हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लेंगे तो आप अपोजिशन में बैठेंगे, तो अगर आप वोट दे के अपोजिशन में बैठते हैं तो फिर एक तगड़ी अपोजिशन कैसे करेंगे? देखिए, असल बात ये है कि ये जो वोट है, ये वोट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इस मुल्क का निजाम चले। आप राणा साहब अभी 172 6 सीटें फाटा की कम हुई है। वी नीड 169 का नंबर। 169 लोग होंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो सकता है हाउस में से। बट उसके लिए अगर कोई पार्टी 169 का नंबर पूरा नहीं करती तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी उसको वॉलंटियर कर रही है। वॉलंटियर करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन साथ ही बिलावल साहब ने ये भी कह दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाएं। आखिरकार एक आधा ओहदा आ ही गया देखिए, सर, बात ख्वाहिश में जी। बात तो बात सिर्फ ये है कि अभी हमने वॉलंटियर कर रहे हैं और वॉलंटियर करने के बाद विल सिट इन ऑपोजिशन और हुकूमत के साथ हम उनको वोट देके उनको गवर्नमेंट इलेक्ट तो करवा देंगे। बट लेकिन इसका तगड़ी मतलब ऑपोजिशन हरगिज नहीं करेंगे। होगा कि वी आर। जहां पे आप समझे कि हुकूमत की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में नहीं है तो आप तगड़ी ऑपोजिशन करेंगे, अपोज करेंगे। हम करेंगे ही तगड़ी ऑपोजिशन। विल सिट इन द ऑपोजिशन एंड विल डू द ऑपोजिशन। इसका मतलब है कि आप ऑपोजिशन बेंचेस में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो हुकूमत नहीं बना पाते तो फिर आप उनके साथ बैठे होंगे। बिल्कुल, अच्छा, उनको भी राइट है हुकूमत बनाने का। अगर वो बना सकते हैं, नंबर पूरा करें, बना ले, हमें तो ठीक है। कोई इशू नहीं है। अच्छा राना साहब, जुल्फ़िकार साहब, आप दोनों से सवाल है। अगर आप जुल्फ़िकार साहब पहले आप जवाब देना चाहें, आप बेहतर समझते हैं। राना साहब अगर आप जवाब देना चाहें पहले। क्या आप दोनों पार्टीज़ ने रियलाइज़ किया मजमूई तौर पे
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मौके तो मिले, शायद यही वजह थी कि अवाम ने इस वजह से नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स को वोट दी कि उनको उनसे प्यार है, मोहब्बत है, या वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए। वो ये समझ के कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको डिलीवर नहीं कर पाई, पीडीएम की सूरत में उन्होंने देख लिया कि मुल्क भर की पार्टीज एक तरफ थी, वो मिलजुल के भी नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट्स को वोट दिया। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडिपेंडेंट्स को वोट मिला है उससे 4 गुना ज़्यादा वोट दूसरी जमातों को मिला है। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट्स के कंपैरिजन में जो दूसरी जमातों को वोट मिला है वो कहीं गुना ज़्यादा है। तो लोगों ने इंडिपेंडेंट्स के अलावा जो है वो इंतखाब किया है मेजॉरिटी के अंदर। और देखें, बात ये है कि पीडीएम एक कामयाब तजर्बा था। महंगाई हुई, उसकी जो वजूहात अगर हम समझेंगे गहराई में जाके तो उसकी वजूहात पीटीआई की हुकूमत से लिंक अप होती हैं। हमने तो आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया, कोई हुकूमत, जाती हुई हुकूमत बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा नहीं करती। हमने ये वाले फैसले भी किए ताकि मुल्क के मफाद को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके उसके अलावा हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। उसके साथ पहली दफा इतनी बड़ी कोalition को साथ लेके चले ताकि जो भी, बहुत सारा ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हुए। तब अगर हम तितर बितर होते, एक दूसरे की टांगे खींचते, तो शायद मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो अवाम ने जो वोट इंडिपेंडेंट्स को दिया है, बिल्कुल वो एक बड़ी तादाद में आए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वोट बाकी जमातों को मिला है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का दिल बाकी जमातों के साथ है और उन इंडिपेंडेंट्स के साथ नहीं है। जी जुल्फ़िकार साहब। देखिए, असल बात ये जो महंगाई की वजह थी ना, महंगाई की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डैमेज हुआ। बिकॉज उस टाइम पे आपने मुल्क की इकोनॉमी को फिक्स करना था, डिफॉल्ट से बचाना था, मुश्किल डिसीजन करने थे, चैलेंजिंग डिसीजन थे, वो उस टाइम पे लिए। तो उसके बाद जब फिर फौरन इलेक्शन में चले गए, उसका तो हमारी जमात भी हुआ। तो जो भी ठीक है, उसका नतीजा निकला है, हम तो उसके नतीजे में वी हैव डिसाइडेड टू सिट इन द ऑपोजिशन, तो विल सिट इन द ऑपोजिशन। ठीक है। राना साहब, यूथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है पाकिस्तान में, इनको चैनलाइज करने के लिए आपकी पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों पार्टीज़ क्या करेंगी सही मानों में डिलीवर करने के लिए? जॉबलेसनेस है, पढ़े लिखे नौजवान ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो कोई एटलीस्ट स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर दें अगर आपको मौका मिलता है इस दफ़ा तो। देखें, बिल्कुल हमारे मंशूर में यूथ के लिए पूरा प्रोग्राम है, चाहे उनकी स्कॉलरशिप्स हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, यूथ लोन्स हों एंटरप्रेन्योर्स के लिए, किसान जो यूथ एग्रीकल्चर में है उनके लिए हो, आईटी सेक्टर हो। तो हमने यूथ के लिए एक मुकम्मल प्रोग्राम हमारा है। लेकिन अब देखें, ये इस ऑफ़र के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ऐसे मेरे ख़्याल से ये एक एक्सेप्टेबल ऑफ़र इसलिए नहीं है कि अगर हम लोग इनकी हमायत से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बाद में आपने बजट पास करना होता है, बिल पास करने होते हैं, आपने जो है अगर कोई तरमीम करनी है वो करनी होती है, कोई एक्ट पास करना होता है, तो वो आप फिर कैसे करेंगे? क्या जो हमारे पास तो फिर मेजॉरिटी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। कोalition तभी चलती है जब वो बिल्कुल कैबिनेट का हिस्सा हो और फैसले जो हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किए जाएं। तो तभी वो मुमकिन होता है कि आप असेंबली के अंदर चीज़ों को पास करवा लेते हैं या मेजॉरिटी वोट ले लेते हैं। तो जुल्फ़िकार लेकिन साहब, अगर इस तरह ऐसे से तो फिर जो बात कर रहे हैं राना साहब, इस हिसाब से तो फिर गवर्नमेंट नून और पीपी मिलके नहीं बना सकते, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचती है, या नून के पास क्या बचेगी? नहीं, देखिए, ये तो ऑब्वियसली एक देखिए, नेगोशिएशन होती है, नून ने अपनी बातचीत। पीपल्स पार्टी ने तो, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि हमने सिर्फ वोट देना है, तो उसके बाद तो फिर सेकंड ऑप्शन है ही वोट नहीं। दे के आवाज़ आप ब्रेक हो रही देखिए, है क्या जी। कैसे बैठ वर्केबल सकते सोल्यूशन है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं? आप वोट दे के ऑपोजिशन में कैसे बैठेंगे, ये बात नहीं सर, यही तो बनती। सवाल मैंने पहले किया था कि अगर आप वोट देते हैं तो उसके बाद तो आपको हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ेगा, अगर आप वोट नहीं देते तो फिर आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। ये अभी मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन चल रही है, ये अभी खुद अपना ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो खुद शायद क्लियर हो तब्दील हो जाएंगे। जाए। जी ठीक है, अपनी ऑफर के हवाले से। ठीक है जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया। असद खरल साहब और राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात।